नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर बातचीत करने की बात को सही ठहराया। ऋषिकेश के अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता भाजपा नेता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन की तैयारियां के बीच राजस्थान में नए सीएम के लिए रेस शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त तेवर दिखाए। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर बातचीत करने की बात को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर बात करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो पैसा सेना पर खर्च होता है वह लोगों की मुश्किलें दूर करने पर लगाया जा सकता है। महबूबा ने कहा कि यह मसला कई वर्षों से लटका हुआ है, अब इसका जल्द समाधान करना चाहिए। कुछ दिन पहले उन्होंने उलेमाओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई थी। ट्वीट करते हुए कहा था कि धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, जमा मस्जिद को बंद करना और यहाँ स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देशित करना कश्मीर में भारत सरकार के वास्तविक हिंदुत्व एजेंडे को उजागर करता है। इन आदेशों को नकारना पीएसए और यूएपीए को आमंत्रित करना है। वे ये लगता है कि जो हम इस तथाकथित बदलता जम्मू कश्मीर के लिए चुका रहे हैं। दरअसल महबूबा की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नागमा कुलगांव के एक वायरल वीडियो को लेकर सामने आई, जिसमें शिक्षक बच्चों को महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम सिखा रहे थे। महबूबा ने यह भी कहा कि उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ, उनके तमन्ना मेरी जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसने कहा क्या बुराई है, उसमें तो किसी मजहब का जिक्र नहीं था, उसे बंद किया और अब भजन गाने को कह रहे हैं। भजन की हम कद्र करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन मुसलमान बच्चों से भजन गवाना, मेरा उनसे सवाल है कि वो करना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग गोडसे की पूजा करते हो जिसने गांधी जी की हत्या की, हमें गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हो? हम गांधी जी को जानते हैं और मानते भी हैं। जानते हैं जम्मू कश्मीर का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है और पिछले 70-75 साल से आपने देखा जम्मू कश्मीर की क्या हालत बनी हुई है। इस मसले की वजह से जम्मू कश्मीर एक जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में बल्कि मुल्क की तमाम जेलों में इस वक्त मुसीबत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बात करना मुश्किल हो गया है। रोज कहीं ना कहीं एनकाउंटर होते हैं, रोज लोग जो हैं मारे जा रहे हैं, सिविलियन तकलीफ में है, हमारी मईशत दिन ब दिन गिर रही है। तो इस मसले को हल करना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जो गुर्बत यहाँ हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में है, जो हम पैसा आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं, बड़े बड़े जहाज के ऊपर खर्च करते हैं, हथियार खरीदने के लिए खर्च करते हैं, वो पैसा हम जो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। देखिए हमारा मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान बांग्लादेश के पीछे चला गया है जीडीपी में और गुर्बत में पहले से भी ज्यादा नीचे चला गया है कि करोड़ों लोग और गुर्बत में चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हालात भी बहुत खराब हैं, वहां सैलाब ने और तबाही मचाई हुई है। ऐसे में अगर दोनों मुल्क आपस में बैठ के जैसे वाजपेयी के टाइम में हुआ था, मिल बैठ के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालते हैं तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे मुल्क और पूरे बरसगीर के लिए एक खुशखबरी होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को शिवसेना के एकनाथ शिंदे नीत खेमे की प्रवक्ता पर बारामती से सांसद सुप्रिया सुले की छेड़छाड़ की हुई एक तस्वीर साझा करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे दर्शाया गया है।
साथ ही राकंपा ने मुंबई पुलिस से इस सिलसिले में कार्यवाही करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि राकंपा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे एवं लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे पर अपने पिता की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगाया था। हालांकि कल्याण से सांसद श्रीकांत ने दावा किया था कि तस्वीरें उनके निजी आवास पर स्थित कार्यालय में ली गई थी। शिवसेना के शिंदे नीत खेमे की प्रवक्ता शीतल मल्होत्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सूले की एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। ट्वीट में महात्रा ने लिखा कि देखो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठी हुई है। इस तस्वीर में सूले एक कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है और उनके पीछे मौजूद एक बोर्ड पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री। तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राकंपा सदस्य दिलीप वलसे पाटिल और राजेश टोपे भी उनके अलग बगल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सूले के इस फोटो के सामने आने के बाद एनसीपी आक्रामक हो गई है। गोवा में एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने ट्विटर पर दावा किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी सुप्रिया सूले की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई है। एनसीपी ने 2 अलग अलग तस्वीरें शेयर की। एनसीपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि सुप्रिया सूले को फोटो से छेड़छाड़ कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। महात्रे पर छेड़छाड़ की गई तस्वीर पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए राकंपा ने मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ऋषिकेश के अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता भाजपा नेता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। युवती का शव बरामद हो गया है। इस बीच हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की कार पर हमला कर दिया। इसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि भाजपा ने अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य की गिरफ्तारी के बाद पुलकित के पिता विनोद आर्य और उनके पुत्र डॉक्टर अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। प्रमुख सचिव एल फैनकई ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अंकिता हत्याकांड में प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों ने भाजपा विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी कार पर हमला कर दिया। इसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई। आक्रोशित लोगों ने रिजॉर्ट में भी आग लगा दी। इससे पहले रिजॉर्ट में कार्रवाई करते हुए सीएम धामी के निर्देश पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई है उनने सबका दिल दहला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में कई प्रतिभाशाली बच्चों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तब ही आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन की तैयारियों को बीच राजस्थान में नए सीएम के लिए रेस शुरू हो गई है। गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद सीएम पद छोड़ने के बयान से पार्टी में दिल्ली से जयपुर तक सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। सचिन पायलट विधायकों से मिल रहे हैं। पायलट और गहलोत के समर्थन में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी करते हुए उन्हें सबसे बेस्ट फेस बताया है। उधर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने गहलोत के साथ होने की बात कही है। हुड्डा ने कहा कि अशोक गहलोत का अब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय हो गया है। गहलोत के बाद अब मेरी जानकारी में कांग्रेस में पायलट से बेस्ट कोई फ्रेश नहीं है और गहलोत के बाद पायलट से बढ़कर कोई विकल्प भी नहीं है। मुझे लगता है अब नवरात्र में पायलट वाला काम हो जाएगा, वे सीएम बन जाएंगे। सचिन युवा नेता है, अपने अंदाज से राजनीति करते हैं। हुड्डा जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला अब आलाकमान को करना है। आलाकमान जो फैसला करेगी उसका सभी कांग्रेस विधायक, हम बसपा से आने वाले 6 विधायक, निर्दलीय और जितने भी सहयोगी हैं उन सब साथ रहेंगे। ये गारंटेड बताता है कि कोई विरोधाभास नहीं है। 2023 में हम शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। इस बार कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है। सचिन पायलट सीएम होंगे तो नेता के चेहरे का भी फर्क पड़ता है। गहलोत साहब का जब ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनना तय हो गया और इसमें गहलोत साहब ने ये बात सारी कह दी कि उन्होंने खुद भी उसके लिए
एग्री हो गए, सहमत हो गए। तो अब उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस में सचिन पायलट से बेस्ट कोई फेस अब है नहीं बचा। फैसला आलकमान को करना है, आलकमान जो फैसला करेगी उसके अंदर सारे के सारे कांग्रेस टोटल, जिनमें हम बसपा से आए हुए 6 भी शामिल है, उनमें निर्दलीय भी सारे शामिल हैं, जो सहयोगी वो सारे के सारे साथ रहेंगे, गारंटी, विरोधाभास नहीं। और 2023 हम शानदार तरीके से लड़ेंगे, आप देखना रिपीट करें। गहलोत साहब दिल्ली गए थे, वहां बारिश हुई तो गहलोत साहब ने कहा कि बारिश हुई सगुन अच्छा है, इसका मतलब हिंदुस्तान में कांग्रेस मजबूत होगी उनके नेतृत्व में। राजस्थान में पायलट साहब आए, बारिश हुई तो यहाँ राजस्थान में भी ये बारिश का सगुन अच्छा हुआ। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस 2023 के अंदर फिर दोबारा रिपीट करेगी। छत्तीसगढ़ में जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा को प्रदेश में जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है इसके लिए कानून प्रक्रिया बनाना है तो डीजीपी उसका भी प्रारूप पेश करे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के शहरों गांवों में ऑनलाइन सट्टा कारोबार का रैकेट पांव पसार रहा है। जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही कड़े नियम बनाए जाएंगे। इस निर्णय से प्रदेश में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगेगा। दुर्ग पुलिस ने भिलाई के नेहरू नगर से सौरभ जायसवाल और खुर्शीपार से कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया। उनके पास से 70,000 रुपए नकद और करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा में पैसे की लेन देन का दस्तावेज आदि पकड़ा। इस नेटवर्क के तार रायपुर में भी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के डीडी नगर इलाके में पकड़े गए 23 लोगों के मोबाइल को साइबर सेल में जांच के लिए भेजा गया है। उनके व्हाट्सएप चैट की जांच की जा रही है। इस सट्टे का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन चलता है। बुकी और उनके साथी कभी सीधे कॉल नहीं करते, उनके बाद इंटरनेट कॉल पर ही होती है। इससे 10 महीने पहले भी दुर्ग में 4 करोड़ रुपए का सट्टा पट्टी पकड़ा गया था। उस दौरान पुलिस एक बंधक युवक को छुड़ाने के लिए गई थी। पुलिस ने उस दौरान तालपुरी इलाके में छापेमारी की, लेकिन वहां उन्हें करोड़ों का सट्टा और उसके खाईवाल हाथ लग गए। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। एक बार नजर करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। देरी से होती मानसून की विदाई और उत्तरी भारत में समय से पहले बर्फबारी इस बात के संकेत दे रही है। पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी भी हुई है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी
सप्ताह या नवंबर में ही ये बर्फबारी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के टॉप हाइट वाले एरिया लाहौल स्पीति किन्नौर में पिछले दिनों 3 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिसमें यहाँ का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बर्फबारी का असर राजस्थान में भी दिखेगा। इससे न केवल सर्दी जल्दी आ सकती है बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार सर्दी 120 दिनों से भी ज्यादा दिन तक रहने की संभावना है। मिड अक्टूबर से ही ठंडी की सराहतें शुरू हो सकती है और रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो देश के अधिकांश हिस्सों में अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। अभी भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मानसून जितनी देरी से जाएगा उतना ही वातावरण में नमी देरी तक रहेगी। इस बार लंबे मानसून के कारण नमी लगातार बनी हुई है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के कारण सर्दी का असर जल्द शुरू होगा और ज्यादा दिन तक रहेगा। आपको बता दें कि देश में सर्दी आने के पीछे सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है। इस समय इस सिस्टम से उत्तर भारत के जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का मौसम बदलता है और वहां बारिश और बर्फबारी होती है। यही उत्तरी हवाएं जब दक्षिण पश्चिम की तरफ आती है तो मैदानी इलाकों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में सर्दी पड़नी शुरू होती है। राजस्थान में मानसून की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जाते जाते ये नुकसानदायक साबित हो रहा है। बीते 2 से 3 दिनों में पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का दौर आज भी जारी है। शुक्रवार से सुबह से अब तक जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर समेत कई जिलों में 100 मिमी से ज्यादा पानी बरस चुका है। इससे 10 से ज्यादा जिलों में तैयार खरीफी फसलें चौपट हो गई है। इसे देखते हुए अब सरकार ने यह फसल खराब के मुआवजे की मांग की गई है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो अलवर के बहरोड में 145 यानी करीबन 5 इंच बरसात हुई है। बरहोड के अलावा अलवर के ही कोट कासिम, टपुकड़ा, बहादुरगढ़, दौसा जिले के सिरकराय, मड़ावर, भरतपुर के नगर में और पहाड़ी नदबई, चूरू के तारागढ़ और शाहजहानगढ़ के अलावा जयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश का दौर जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के अलावा अजमेर, पाली जिलों में भी जारी है। जयपुर में आज लगातार दूसरे दिन सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर मौसम केंद्र ने 60 से ज्यादा मिमी बारिश दर्ज की है, जो पिछले 10 साल में सितंबर के महीने में किसी भी दिन हुई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। जयपुर में शहरी हिस्सों के अलावा ग्रामीण इलाकों में कई जगह भारी बारिश हुई। जमरावा, गढ़, कोटखाबदा और शाहपुरा में 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश होने से यहां किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। 12 जिले के छिपाबोड़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। यहां पुलिस थाने में भी 2-2 फीट से अधिक पानी भर गया है। पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। आरोपियों को बैरक में रखने में परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की अलग शैली है। यहाँ सियासी घमासान, तानाकशी, छीटाकशी, तंज का अपना स्थान है। अब सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल होते ही सियासी विवाद का नया दौर शुरू हो गया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ताना मारा कि अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। दरअसल श्रीकांत शिंदे से सीएम कुर्सी पर बैठने की तस्वीर राकंपा प्रवक्ता रविकांत वारपे ने वायरल की थी। इसमें सांसद शिंदे अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी है और उसके नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। इसे लेकर वारपे ने श्रीकांत को महाराष्ट्र का सुपर सीएम बताते हुए पूछा कि ये कैसा राजधर्म है। वायरल तस्वीर में सीएम की कुर्सी पर श्रीकांत बैठे हैं और उसके सामने कुछ लोग खड़े होकर उनसे चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट के पास बीकेसी मैदान पर दशहरा रैली करने की इजाजत पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट को लोगों ने बीएमसी के अनुमति मांगी थी। बीएमसी की ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर उद्धव गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट को मुख्यमंत्री के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के और मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति पहले से मिली हुई है। शिवसेना हर साल दशहरा रैली का आयोजन करती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने की वजह से अब दोनों गुट पर ये रैली करने जा रही है। उद्धव की लीडरशिप पे बनी महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल थी। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 से 39 विधायक के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। सरकार गिरने के बाद उद्धव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के अंदर महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बाकी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। मामला 3 महीने तक कोर्ट में चला, जिसके बाद 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया। ईरान में 22 साल की एक लड़की की मौत के खिलाफ सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 13 सितंबर को हिजाब न पहनने की वजह से माशा अमीनी को मोरल पुलिस ने हिरासत में लिया था। 3 दिन बाद उसका शव परिवार को मिला। अब 15 से ज्यादा शहरों में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 33 लोग मारे जा चुके हैं। सरकार सिर्फ 17 के मारे जाने का दावा कर रही है। ईरान में इस तरह के प्रदर्शन और हिंसा लंबे वक्त तक चलते हैं। हर शहर में महिलाएं मोरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। 2 साल तक शांत रही महिलाएं अब सरकार के लिए मुश्किल का बहुत बड़ा सबब बन गई है। न तो वो हिजाब पहनने को तैयार है, न बाल ढकने को तैयार है और न ढीले ड्रेस पहनने का फरमान मानने तैयार है। यह दरअसल आम ईरानी नागरिक का पाबंदियों और उनकी आज़ादी छीनने के खिलाफ आंदोलन है। एडमी प्रोग्राम के चलते ईरान पर पहले ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। ऐसे में हिंसक आंदोलन सरकार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। करप्शन और इकोनॉमी मिस मैनेजमेंट ने आग में घी का काम किया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में 2019 में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे। तब भी आम नागरिकों पर फायरिंग हुई थी। दरअसल जुल्म हुए थे। इंटरनेट बंद करवा दिया गया था। अब फिर वही तस्वीरें सामने आ रही है। सवाल यह है कि ये सब इतने बड़े लेवल पर कैसे हो रहा है। महसा अमीन को लोग जीना के नाम से भी जानते थे। पिछले हफ्ते वो कुर्दिस्तान के अपने घर से काम की तलाश में तेहरान आई थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसकी सजा उन्हें मौत के तौर पर मिली। वैसे तो हिजाब कानून 1981 की इस्लामिक क्रांति के बाद बना था और इसका तब से ही विरोध होता रहा है। कई बार विरोध में हिंसक आंदोलन भी हुए। अमीनी की मौत पर अब लोग और खासकर महिलाएं सड़कों पर उतरी तो सरकार भी जुल्म पर उतर आई। लोग तब और भड़क उठे जब सरकार ने सफेद झूठ बोला। सरकार ने दावा किया कि अमीनी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अगले दिन उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ उनके परिवार का कहना है कि महसा बिल्कुल फिट और हेल्थी थी। उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। परिवार को सिर्फ अमीनी का चेहरा देखने दिया गया। सरकार के इस झूठ से लोगों के सब्र का बांध टूटना था और टूट भी गया। अब इसका नतीजा राजधानी तेहरान समेत ईरान के 15 से ज्यादा शहरों में देखा जा रहा है। वक्त हुआ एक छोटे से
एक बाद रुक करते हैं आगे की खबर पर। तो राजद प्रमुख लालू यादव शनिवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और मैं सोनिया गांधी से मिलेंगे। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हम उखाड़ देंगे। मुझे कितनी बार यह कहने की जरूरत है। दिल्ली में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह परेशान है, वहां से उनकी सरकार का सफाया हो गया। 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। वो इधर उधर भाग रहा है और कह रहा है जंगल राज, और वह सब गुजरात में रहते हुए उन्होंने क्या किया। जब वे थे तब जंगल राज था। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, जिसमें विपक्ष के लोगों को एक साथ लाने पर चर्चा करेंगे। बिहार से बीजेपी की सरकार जाने के बाद से ही अमित शाह बिहार आ रहे हैं और जंगल राज की बात कर रहे हैं। जब वे गुजरात में थे तब वहां जंगल राज था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। नीतीश जी और मैं दोनों आदमी पूरा कोशिश है विपक्षी लोगों को इकट्ठा करने का, एकता बनाए रहने का। तो फेंकेंगे, बोल चुके हैं कितना बार। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। जो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। आई गुजरात में जब थे तो क्या किए थे, अपना नहीं देखा। नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे वहाँ। बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना कि इसकी सरकार बने। बिल्कुल विश्वास हम लोग इकट्ठा हो गए हैं। नीतीश साथ थे तो बहुत अच्छा। कारम डैम घोटाले के खिलाफ पीड़ित आदिवासियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए विधायक पांचलाल मेड़ा के नेतृत्व में आदिवासी न्याय पदयात्रा धारा से भोपाल तक निकाली जा रही है। उक्त पदयात्रा शुक्रवार शाम इंदौर पहुंची, जहां राजीव गांधी चौराहा, विजयनगर, एमआर 9 चौराहा पर पदयात्रा का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सी यादव ने बताया कि किसानों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा संभवतः 2 अक्टूबर को भोपाल पहुंचेगी। गांधी जयंती के मौके पर यात्रा के भोपाल पहुंचने पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल को ज्ञापन सौंप पर उन्हें जन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। पदयात्रा का उद्देश्य कारम डैम के भ्रष्टाचार को जनता एक तक पहुंचाकर सच्चाई को उजागर करना व पीड़ितों को न्याय दिलाना है। पदयात्रा के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। इंदौर में पदयात्रा के पहुंचने पर कई स्थानों पर स्वागत के साथ समर्थन किया गया। यादव ने बताया कि कारम बांध से प्रभावित आदिवासी आज भी जंगलों में रह रहे हैं। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। बांध के निर्माण में अनियमितता हुई है। शिवराज सरकार से आदिवासियों को नुकसान की भरपाई करने के साथ फसलों का उचित मुआवजा देने और स्थापित करने की मांग की जा रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 28 महीनों से चल रहे सीमा गतिरोध पर रूस का बड़ा बयान आया है। रूस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध दोनों देशों का द्विपक्षीय मामला है और रूस इससे दूर रहेगा। इसके साथ ही रूस ने इस मामले को लेकर अमेरिका पर भी कटाक्ष किया। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस आलेपाव ने कहा, हम इस बात पर अड़िग रहे हैं कि यह भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय मामला है। हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विवादों के समाधान में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम उन्हें केवल सीमा विवादों का एक त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ अन्य देश हैं जो हमारे विचार में भारत और चीन के बीच संदेह को बढ़ावा दे रहे हैं। डेनिस आलिपोव ने कहा कि रूस चीन के साथ भारत के तनाव के प्रति सचेत है। उन्होंने कहा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहराया है कि एशिया का भविष्य भारत और चीन के बीच सहयोग में है, न कि दोनों के बीच टकराव में है। हम इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूसी राजदूत ने कहा कि भारत को समय पर डिलीवरी मिल जाएगी और परिवहन फ्रिगेट के निर्माण में किसी भी देरी का यूक्रेन रूस युद्ध से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन में पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए गए बयान को दोहराया था। वही फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पर रूसी राजदूत ने कहा कि उन्होंने बयान का
वही हिस्सा पकड़ा जो उन्हें अनुकूल हो। रूसी राजदूत ने कहा वे पश्चिमी नेता जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का हवाला दिया, मेरे विचार से उस बातचीत से कुछ हिस्सों को आसानी से चुन लिया जो उनके अनुकूल हो और उस हिस्से को छोड़ दिया जो उन्हें पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में मथुरा सीट इस बार काफी चर्चा में है। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ सकती है। वहीं इस बीच मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल होकर यहां से राखी सावंत की भी मांग होने लगेगी। बता दें कि हेमा मालिनी राजीव भवन पर दिव्यांगजन को हस्तचालित ट्राइसाइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। रुक करते आगे की खबर पर तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में अचानक विस्फोट होने से दर्दनाक हादसा हो गया था। हादसे के दौरान फैक्ट्री में मौजूद कई लोग घायल हो गए और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। बता दें कि धमाका इतना जबरदस्त था कि गोदाम की टीन से उड़कर पेड़ों पर जा पहुंचे और गोदाम की दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि यह हादसा बारिश के कारण हुआ है, जिसे सुनकर लग रहा है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार है। बता दें कि शुक्रवार के रात को अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक भयंकर धमाका हो गया, जिसमें फैक्ट्री में मौजूद कई लोग घायल हो गए। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री संचालक मौके से फरार है। दरअसल यह अवैध पटाखा फैक्ट्री अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास स्थित है, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका होने से फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना भयानक था कि छत के साथ साथ दीवार की भी धज्जियां उड़ गई, टीन सेट उड़कर पेड़ों पर पहुंच गए, साथ ही फैक्ट्री की दीवारें भी मलबे में दब गई। वहीं हादसे के बाद से लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार रियासी इलाके में कैसे दे दिया यह गोदाम का लाइसेंस। वही बताया जा रहा है कि जो 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उनमें से एक फैक्ट्री मालिक का बेटा और एक कर्मचारी है, जिसकी हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोग अभी भी गायब है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दो गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद रुक करते आगे की खबर पर। प्रसपा प्रमुख व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने शनिवार को संभल पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत में अखिलेश यादव पर फिर तंज कसा। कहा कि बीते दिनों अखिलेश यादव की एक चिट्ठी खूब चर्चा में आई। वे मुझे आगे की सीट देना चाहते हैं, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया। ऐसा करने के लिए उनके किसने बोला था, वे दिखाता था यही सीट देनी ही थी तो एक ही काम करना था, आगे की नेम प्लेट पीछे कर देते और पीछे की आगे। उन्होंने आजम खान पर दर्ज मुकदमों पर भी जवाब दिया। प्रसपा अध्यक्ष यह नहीं रुके, उन्होंने भविष्य में सपा के साथ गठबंधन से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के साथ गठबंधन होगा, गठबंधन में और कितनी पार्टी आएगी। इसके जवाब में शिवपाल ने कहा कि राजनीति में उलटफेर होता रहता है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। संभल के कैला देवी में यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत रविवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव बड़ी रैली करेंगे। भले ही इस रैली को गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी कार्यक्रम के लिए शिवपाल यादव एक दिन पहले ही संभल पहुंच गए और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर लगातार दर्ज हो रहे मुकदमे को उन्होंने राजनीति का सबसे घटिया स्तर बताया। कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रसपा अब संगठन विस्तार पर काम कर रही है। प्रदेश के 75 जिलों में कमेटी बना दी गई है, खूब मेहनत की जा रही है। लोकसभा चुनाव में दमदारी के साथ प्रसपा लड़ेगी। इसके पहले हसनपुर से सेंदन गली और होकर संभल जाएंगे और शिवपाल यादव का रास्ते में स्वागत किया गया। एकता विहार कॉलोनी के प्रसपा कार्यालय पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता भी की। देखिए, पहली बात तो मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अखिलेश को सीट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सीट ही देनी होती ना तो स्लिप यहाँ लगा देते और दूसरी स्लिप यहाँ लगा देते, उसको सूचना दे देते, मुझे सूचना दे देते। ज़रूरत कहाँ थी। देखिए, जब वो लीडर अपोजिशन है, विपक्ष, पूरे विपक्ष के लीडर हैं, तो उन्हें मांगनी ही नहीं थी। किसी साथी को जिसकी सीट देनी थी तो उस पर हमारा नाम स्लिप लगा देते, उसकी जगह हमारी जगह उसकी लगा देते, हो गई थी सीट। इसको लेकर आप जो समझो, आप लोग जो समझो। शिवपाल जी, सदन का ये कहना है, जो सदन के अंदर हंगामा हो रहा है कि जो सत्ताधारी दल है वो दमन कर रहा है विपक्ष के अधिकारों को, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की पोल खोले और मुद्दे उठाए। ये तो विपक्ष का काम है। आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, धरना दे। मायावती ने भी अपना समर्थन कराया कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को कुचलने का काम सत्ता की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब मैं लीडर अपोजिशन था। हाँ, 8 से लेकर के 11, 12 तक अपोजिशन दे देते, मुझे सूचना दे देते। ज़रूरत कहाँ थी। देखिए, जब वो लीडर अपोजिशन है, विपक्ष, पूरे विपक्ष के लीडर हैं, तो उन्हें मांगनी ही नहीं थी। किसी साथी को जिसकी सीट देनी थी तो उस पर हमारा नाम स्लिप लगा देते, उसकी जगह हमारी जगह उसकी लगा देते, हो गई थी सीट। दिखावा करना था उन्हें,
इसको लेकर आप जो समझो, आप लोग जो समझो। शिवपाल जी, सदन का ये कहना है, जो सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, कि जो सत्ताधारी दल है वो दमन कर रहा है विपक्ष के अधिकारों को। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की पोल खोले और मुद्दे उठाए। ये तो विपक्ष का काम है, आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, धरना दे। मायावती ने भी अपना समर्थन कराया कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनों को कुचलने का काम सत्ता की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब मैं लीडर अपोजिशन था। ग्वालियर के हजीरा विलानगर स्थित जूता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना शनिवार दोपहर को हुई। जब तक आग का पता चलता उसने भयानक रूप ले लिया था। फैक्ट्री में जूता चप्पल बनाने के लिए प्लास्टिक फोम व केमिकल भरा था। कुछ ही मिनटों में आग फैक्ट्री में फैल गई। अंदर काम करने वाले मजदूर आग के बीच में फंस गए थे। उन्होंने छत पर चढ़कर आसपास के भवनों में कूदकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। दोपहर 3:30 बजे तक आग बुझाने के प्रयास जारी थे। आग का विकराल रूप को देखते हुए मालनपुर और एयरफोर्स के मदद की मांग हुई थी। पुलिस का दावा है कि सभी मजदूर सुरक्षित निकल गए हैं और हजीरा बिरला नगर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नंबर 21 पर प्रियंका पॉलीमर्स नाम से जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री संचालक अमित सूरी है। शनिवार को फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी जहां जूते चप्पल बनाने के लिए माल भरा था वहां से आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग मिनटों में फैक्ट्री में फैल गई। गेट के पास से आग तेजी से भड़क रही थी। अंदर केमिकल व फोम और प्लास्टिक से आग को भड़क गई थी और अंदर काम कर रहे कर्मचारियों ने तत्काल फैक्ट्री मालिक को सूचना दी। साथ ही पुलिस और दमकल दस्ते को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल दस्ता भी फायर ब्रिगेड को लेकर पहुंच गया। तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया था, लेकिन 3:30 बजे तक आग को बुझाने के प्रयास जारी थे। आग करीब 2 बजे लगी थी और 20 मिनट के अंदर शहर की सभी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी। आग को बुझाने के प्रयास जारी थे। पता चला है कि आग लगने के समय फैक्ट्री में काम चल रहा था। अंदर 25 से करीब कर्मचारी फंसे थे। जैसे ही आग बढ़ने लगी तो छत की तरफ आए, आसपास कूदकर जान बचाई। अंदर आग से किसी के भी झुलसने की खबर नहीं है। हड़बड़ाहट में कुछ लोगों के गिरने से मामूली चोट जरूर लगी है। एसएसपी शहर अभिनव चौकसे का कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने लोग अंदर थे। दोपहर 3:30 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया गया था, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड पानी डाल चुका था। पुलिस अफसरों का कहना है कि मालनपुर और एयरफोर्स के भी फायर ब्रिगेड के लिए कॉल किया गया है, क्योंकि आसपास की काफी फैक्ट्री है। छत्तीसगढ़ में पदयात्राओं के सहारे राजनीति नई नहीं है, लेकिन इस बार पदयात्रा में राजनीतिक चुनौतियों भी शामिल हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बकायदा लिखित निमंत्रण पत्र सौंपकर कोड़ागांव से दंतेवाड़ा तक की 161 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहन मार्कस ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत में यह कह दिया था कि वे भी लंबी पदयात्राएं करते हैं। इस दौरान वे एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। उस समय राहुल गांधी ने भी इस दूरी पर आश्चर्य जताया था। यह बात छत्तीसगढ़ पहुंची तो भाजपा इसको मजाक बताने लगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बता दिया था कि कांग्रेस नेता झूठ बोलते हैं। जवाब में कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा था कि कांग्रेस जो कहते हैं वो करते हैं। चावला ने अरुण साव को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो वे इस यात्रा के शामिल हो और चल कर दिखाए। चावला का कहना था भाजपा में कोई भी भाई का लाल है नहीं जो 50 किलोमीटर की पदयात्रा कर सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोड़ागांव पहुंचे तो कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। कांग्रेस के स्थानिक पदाधिकारी एक निमंत्रण पत्र लेकर कोड़ागांव रेस्ट हाउस पहुंच गए। उन्होंने अरुण साव को निमंत्रण सौंपकर इस यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा वे आकर देखें कि मोहन मरकाम और उनके साथ रोज 50 किलोमीटर पैदल कैसे चलते हैं।
गैंगस्टर शिवराज सिंह को पीसी रिमांड पूरा होने पर आज फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। पीसी के दौरान आज भी कोर्ट परिसर में पुलिस के जवान तैनात रहे। कोर्ट परिसर में अनावश्यक आने जाने पर रोक लगा दी गई। दरअसल कोटा पुलिस ने गुमानपुरा थाने के पुराने मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह को भरतपुर की सेवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया था। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भरतपुर से कोटा लाया गया और शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर भेजा था। पुलिस कस्टडी में मारपीट की आशंका जताते हुए वकील हरीश शर्मा ने अनुसंधान के दौरान खुद को उपस्थित रहने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया था। रिमांड अवधि में पुलिस ने उससे प्रॉपर्टी से जुड़े मारपीट की मामले में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शिवराज सिंह की तरफ से एडवोकेट हरीश शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गैंगस्टर